मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। सुत मतलब बेटा, सुत मरियो हित देश में, बेटा देश के हित मर गया। हरख्यो बंधु समाज, हरखना मतलब राजी होना। कि भाई बंधु समाज जो था उसने प्राउड फील किया इस बात पे कि हमारा जो भाई, हमारा जो बेटा था वो देश के काम आया है। पड़े एक एक गांव से कोई उठा के देखेगा तो किससे मिलेगा। अपना तो एक बड़ा साधारण सा एक परिवार है, कोई जोधपुर के आसपास में किसान है, पुत्र, उसकी माता और उसकी पत्नी, 3 लोग है घर में केवल और केवल। बेटा खेत में काम कर रहा है, नाम ही खेत सिंह है, बेटे का नाम ही खेत सिंह था। एक दिन वो शाम को वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है, सासू बीमार है, मतलब उसने कहा कि भाई तुम्हारी माँ बीमार है। क्या बात, पता नहीं आज बुखार आई, दिन में खाना नहीं खाया। जाके पूछा अपनी माँ से, भाई क्या? तो माँ ने कहा बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारियां होती रहती, मेरा लोड मत ले, तू अपने खेत में ध्यान दे, काम कर। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अब वैसे भी खेत में फसल वगैरह कट गई और मुझे बेचने के लिए जोधपुर जानी है, तो मैं कल तुम्हारे लिए दवाई लेके आऊंगा, तुम चिंता मत करो। उसने अपनी पत्नी से पूछा, भाई तुम्हारे लिए भी कुछ लाना हो तो बता दो। वो माँ पत्नी शर्माती कहती नहीं, माँ ही कहती है भाई बीनने के लिए चूड़ा लेके आना। चूड़ा, चूड़ा समझ गए, चूड़िया, बीनने के लिए चूड़ा लेके आना। तो अगले दिन वो अपना जो भी उसका सामान, फसलें जो कटी थी कि भाई फसल बेच के आऊंगा, माँ के लिए दवाइयाँ, घर का सामान, पत्नी के लिए चूड़ा, ये लेके वापस आ जाऊंगा। ऊंट गाड़ी जोड़ी उसने अपने, सामान लेके जोधपुर गया, सामान लेके जोधपुर गया, सामान बेचा। अब वापस आ रहा है वो जोधपुर से, तो वापस आ रहा है तो उसको रास्ते में अंधेरा हो गया, टाइम लग गया जोधपुर में सामान बेचने वगैरह में। तो वो जब गया था तब खाना साथ में लेके गया था। अब रास्ते में आते टाइम अंधेरा हुआ तो उसको लगा यार रात को चलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो सामान बेच गए तो पैसे थे, लूटपाट का खतरा हुआ करता, तो लगा रात को कहीं रुक जाते हैं, सुबह चलेंगे। तो बीच में निमाज, जोधपुर में निमाज ठिकाना पड़ता था, निमाज के सामंत की हवेली थी, क्योंकि यहाँ रुक जाते हैं, रात रात रेस्ट कर लेते हैं। और पहले ऐसी जो जगह हुआ करती, कोई गांव का जो मुखिया आदमी होता उसके घर पे रुकने की व्यवस्था होती थी, लोग रुका करते थे। तो यहाँ रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से चल लेंगे। तो वो वहां जाके रुक गया, लोगों के रुकने की व्यवस्था थी, जो जो लोग आते, और भी लोग रुके हुए थे, उनके लिए बिस्तर बिस्तर किए हुए थे। इतने में वो जो सामंत था उसका एक व्यक्ति आया और उसने कहा जो जो मेहमान आए हुए हैं, पीछे रसोई में खाना शुरू हो गया, खाना खा लो। तो वह जो व्यक्ति बैठा था उसने उस व्यक्ति को कहा कि मेरे पास रोटियां तो पड़ी है, मेरी माँ ने सुबह दी थी, साथ में सब्जी खत्म हो गई, तो यदि सब्जी हो तो ला दो तो मैं खा लूं। तो उसने वापस कहा या सब्जी पड़ी है, रोटी नहीं, एक कोई चीज उसके पास नहीं थी। तो उसने कहा अरे यार तू यार मूर्ख बातें मत कर, पीछे जाके खा ले, तेरे पास रोटी सब्जी जो भी है वो सुबह की होगी, ठंडी हो गई होगी, तो गरम गरम बन रही है यार, जाके खा। और हमें भी पता चल गया ना, सामंत को पता चल गया कि मेरे मेहमान आया हुआ था और उसने ठंडी रोटी खाई है, तो हमें छील देगा वो। उसका कहा है कि आया हुआ एक एक आदमी गर्म खाना खाना चाहिए। तो उसने जिद की तो वो बेचारा जाके खाना खा लेता है। खाना खा के अभी तक वो आगे सोए नहीं है, एक दूसरे से जो भी लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तुम कौन, कहाँ से आए, किस लिए आए, क्यों रुके, इस प्रकार की। इतने में समाचार मिला कि जोधपुर के राजा ने हमला कर दिया। जोधपुर के राजा की उस सामंत से बंद नहीं रही, लड़ाई हो जाती। 57 की क्रांति तो है ही क्या, तख्त सिंह और आहुआ वाले सामंत के बीच की लड़ाई है, क्योंकि हमला हो गया उधर से। तो अब क्या करना है, तो वो जो सामंत था उसने कहा लड़ेंगे, जोधपुर के राजा ने हमला कर दिया तो क्या है, जोधपुर राजा हमारे पर कब्जा थोड़ी कर सकता है। तो उसने कहा मेहमानों को पिछले दरवाजे से बाहर निकाला जाए, जो भी लोग रुके हुए हैं गेस्ट है उनको पिछले दरवाजे से निकाला जाए, मेरे जितने भी आदमी बंदूकें लेके बुर्ज पे खड़े हो जाए, बुर्ज है ना, मेरे जो भी आदमी बंदूकें लेके बुर्ज पे खड़े हो जाए और बाकी सबको निकालते जाए। एक आदमी यार उसने आगे कहा भाई गेस्ट सब निकलो, हमला हो गया है, तो सारे के सारे लोग पिछले दरवाजे निकल गए, वो खेत सिंह नहीं गया, वो रुक गया। तो उसको तो कहा कि निकल तू, वो हमला हुआ है। उसने कहा मैं लड़ूंगा। तू काहे लड़ेगा? उसने कहा ना ना भाई साहब अपने को लड़ना है इधर। तो सामंत के पास गए, सामंत को जाकर वो एक आदमी है, जा ही नहीं रहा, जिद कर रहा है इधर लाओ। वो क्यों मर रहा है, हमें तो मरना है, हम तो कफन बांध के खड़े हैं यहाँ पे, तू क्यों मर रहा है यहाँ पे? उसको बुला, उसको बुलाकर तेरे क्या पड़ी है, हमारी लड़ाई है, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है राजा से, हम लड़ेंगे, हम हमारी जमीन के लिए, हमारे किले के लिए, हमारे लोगों के लिए लड़ेंगे, तू क्यों लड़ रहा है? उसने कहा मैंने नमक खाया थोड़ी देर पहले, किसी घर का खाना खाऊं और फिर वो जो विपत्ति में उसमें भाग जाऊं, ऐसा मेरे है नहीं उसूलों के अंदर। वो लड़ता है, काम आता है, सारे काम आए थे, जीते थे वो, सारे के सारे काम आए। किसी कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया कि उसकी लाश जब घर पे पहुंची तो उसकी पत्नी उसके साथ में सती हो गई थी, तब घर में खाली माँ बची, बूढ़ी बीमार माँ बची, बाकी पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तो किसी कवि ने उस पर लिखा बाद में कि सुत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। सुत मतलब बेटा, सुत मरियो हित देश में, बेटा देश के हित मर गया। हरख्यो बंधु समाज, हरखना मतलब राजी होना। कि भाई बंधु समाज जो था उसने प्राउड फील किया इस बात पे कि हमारा जो भाई, हमारा जो बेटा था वो देश के काम आया है। मां नहीं हरखी जलम देन जतरी हरखी आज।
माँ को इतना प्राउड तो उस दिन नहीं हुआ था जिस दिन पैदा हुआ था, जितना प्राउड आज हुआ है कि मेरा बेटा किसके काम आया है। तो व्यक्तिगत बहादुरी भरी पड़ी है। तो आज ये बात अपने को बड़ी अजीब सी लगती है कि एक आदमी अपना सिर काट के अंदर कैसे फेंक सकता है। और आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, ये तो 500 साल पहले की बात है, इस प्रकार की चीजें बड़ी सामान्य थी। किसी भी देश के सामाजिक मूल्य उस देश की देश काल और परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं। जैसा टाइम है, जैसा उनकी कंडीशंस है, उनके आधार पर आपके सोशल वैल्यूज तय होंगे। आज शांति का वातावरण है, इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं होती तो अपने को अजीब लगती है। अब आप मान के देखिए, इसको सोच के देखिए, यदि 12 महीने 24 घंटे 7 दिन कोई युद्ध के माहौल में रहे, उन लोगों के लिए काहे बड़ी बात थी। उनको पता ही था मरना ही है, कभी न कभी किसी न किसी युद्ध में काम आना ही है। क्यों ना इस प्रकार का कुछ मर के करके मरेंगे, अगली पीढ़ियां तो याद करे, अगली पीढ़ियों तक तो ये बात जाए। तो अपना भीलवाड़ा के अंदर एक ठिकाना था कोसीथल, बहुत बड़ा ठिकाना नहीं, कोई छोटा ठिकाना था। कोसीथल चुंडावतों का, चुंडावत है, चुंडावतों का ठिकाना था। महाराणा राज सिंह सेकंड मेवाड़ में महाराणा थे, मराठों के उन दिनों अटैक हो रहे थे, मराठे लूटपाट मचा के रखे हुए थे राजस्थान में। तो पता चला मराठों का हमला होने वाला है, तो राजा ने अपने मंत्री संतरी सामंत बुलाए, बुलाकर करना क्या है, अब क्या करें, इतने इतने हमले। मेवाड़ कब लड़ने लगा था, लगातार लड़ते 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 18 साल से अधिक उम्र का तो पुरुष गांव के अंदर नहीं बचा है, सारे के सारे खत्म हो गए। क्या करें आप बताओ। फाइनली ये वक्त लड़ना ही है और कोई तरीका अपने पास में नहीं है, अपने लड़ेंगे वापस। जितने बचे हुए लोग हैं सबको बुला लिया जाए। तो महाराणा राज सिंह सेकंड ने अपने हाथों से लेटर लिखे सारे सामंतों के पास, भाई राजा की सेना में कौन होते थे, सामंत होते, सारे सामंतों के पास लेटर लिखा, इतनी तारीख को इतने बजे मराठों से लड़ने के लिए इस युद्ध में उपस्थित होना है। यदि कोई उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। मतलब किसी प्रकार की कोई छूट ही नहीं है, सारे के सारे जमीयत सहित, जमीयत का मतलब होता है सेना, पूरी सेना सहित सारे के सारे लोग आगे उपस्थित हो जाए। ये समाचार कोशीतल भी गया, कोशीतल ठिकाना था उनके पास भी गया। कोशीतल का जो सामंत था उनकी डेथ हो गई थी, तो वहां उनका 5 साल का बच्चा सामंत था। पिता की डेथ हो गई, नया सामंत बनेगा 5 साल का, तो 5 साल का तो उसकी मां शासन संभालती थी। अपने यहाँ होता भी था, पृथ्वीराज का मुंह बना तो कर्पूरी देवी संभाले, विक्रमादित्य नहीं है तो कर्मावती संभाले, था अपने तो मूलराज नहीं है, मूलराज छोटा है तो नयिका देवी संभाले। तो सामंत की माँ जो थी वो राज संभालती थी। तो बाहर जो काम करने वाले लोग होते उनको बोलते कामदार, क्या बोलते काम। तो कामदार के पास लेटर गया, कामदार ने लेटर देखा, कामदार के बेचारे कान खड़े हो गए, अरे लेटर है कि सामंत को खुद उपस्थित होना, लेके कैसे जाएंगे, सेना चली जाएगी कोई बात नहीं, 5 साल के बच्चे को, और ये तो कह रहे हैं खुद लीड ही करना पड़ेगा। तो उसने अंदर समाचार भिजवाया उस राजमाता के पास, सामंत की जो माँ थी, कि मेवाड़ से एक समाचार आया, आपसे व्यक्तिगत बात करनी है मुझे। उस महिला के समझ में आ गई कुछ ना कुछ खटका तो है, जो डायरेक्ट मेरे पास बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, वरना तो बाहर का बाहर मैटर सलट जाता है, मेरी आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले महिलाओं से बात करने का तरीका था कि बीच में पर्दा लगाते, उधर पुरुष खड़े होते, इधर महिलाएं खड़ी होती, वैसे बात करते। वो कामदार आया, पर्दा लगाया, इधर वो महिला अपने बेटे की अंगुली पकड़ के, 5 साल के बेटे की अंगुली पकड़ खड़ी है। उसने कहा बताओ मेरी कहाँ आवश्यकता पड़ी। लेटर पढ़ के सुनाया गया कि इतनी तारीख को इतने बजे मराठों से लड़ने के लिए उपस्थित हो जाएं, यदि कोई भी उपस्थित नहीं होगा तो उनकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। उस महिला के बेचारी की रोंगटे खड़े हो गए। उसको लगा कि ये 5 साल का ये जा नहीं सकता, नहीं गया तो जागीर जब्त करेंगे, और यदि जागीर जब्त कर ली गई तो आने वाली कई साल बाद में जब ये मेरा बच्चा बड़ा होगा और कोई 20 लोगों के बीच बैठेगा, 10 लोगों के, 5 लोगों के बीच बैठेगा, और वहां लोग इस पे ताने मारेंगे। कमजोर थे, गए नहीं, इसलिए जागीर जब्त कर ली गई। इसलिए आजकल इनको दरबार में एंट्री नहीं है, पहले तो डायरेक्ट दरबार में, इनके बाप दादे तो जाते थे, ये नहीं जा पाए, युद्ध में नहीं गए थे। उस दिन बच्चा किस किसको जवाब देगा कि मैं छोटा था इसलिए नहीं जा पाया। मेरे रहते मेरी आंखों के सामने से कैसा हो सकता है कि मेरे बेटे को नीचा देखना पड़े, मेरे बेटे को नजर झुकानी पड़े। उसने कामदार का सेना तैयार की जाए। कामदार ने कहा आपने पूरा नहीं सुना शायद, लीड करना पड़ेगा परिवार को, 5 साल के बच्चे को थोड़ा लेके जाएंगे। उसने कहा मैं जाऊंगी। आप क्या फर्क पड़ता है, पुरुष लड़ते हैं, इस बार महिला लड़ लेगी, मैं लीड करूंगी आपको। वो पुरुषों के कपड़े पहनती है, कवच बख्तर टॉप वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे लगाती है, तो उस युद्ध में लड़ते हैं। मेवाड़ वाले इस युद्ध को जीतते हैं, मराठे पीछे हटते हैं। शाम को मेवाड़ वाले घायलों को उठा उठा के ला रहे थे कि भाई युद्ध खत्म हो गया, जो घायल है उनको उठा के लाए, उनका इलाज करें। अंधेरा हो गया। एक कोई सैनिक जो घायलों को उठाने के लिए लगा हुआ था, उसने जब एक जगह हाथ मारा तो उसके हाथ में बाढ़ आ गए, उस महिला के बाल, और बाल एकदम गीले खून में हो रखे। उसकी कोई तलवार वलवार लगी महिला के तो गिर गई, तो वो घायल होकर पड़ी हुई है और उसके बाल पूरे खून के अंदर हो गए, गीले हो गए। उसको लगा अरे ये क्या है,
टॉर्च जो भी उनके पास में लालटेन वालटेन थी उसे जला के देखा, चिमनी उमनी से देखा, महिला है। अच्छा, पहले युद्धों में महिलाओं को जासूस के रूप में बेचते थे कि कहीं भी जासूसी करवानी है तो महिलाओं को किसी ना किसी रूप में बेच देते, फूल बेचने वाली महिला के रूप में बेच दिया कोई और, कि वो पता लगा के कितनी सेना है, तो उसको लगा ये तो कोई दुश्मन की जासूस है। पर क्या पता अपनी सेना के अंदर ही आके मिली और ये एक एक सारी बात पहुंचाती हो कि इतने फौजी हैं इतने, और ये तो मामला गंभीर है। कौन हो तुम, कहां से आई? तो उसने कहा मैं सारी बातें राणा जी को बताऊंगी, मेवाड़ महाराणा के अलावा किसी को बातें नहीं बताऊंगा। तो राणा जी को जाकर कहा कि साहब एक महिला मिली है, पूरे मर्दाना वेश धारण कर रखा है, लड़ी है युद्ध के अंदर, उसके घाव लगे हुए हैं खूब सारे, और एक कोई घाव ज्यादा लगा है, गर्दन पे लगा, उसके तलवार का वार लगा गर्दन के नीचे तो गिरी है, और उसके बाल पूरे को वो गिले हो रखे हैं खून के अंदर, और बोल नहीं रही, कह रही राणा जी के अलावा किसी को बात नहीं बताऊंगी। कहते राणा जी खुद उस युद्ध के मैदान में गए और उन्होंने जाकर उस महिला का कि तुम जासूस भी हो तो कोई बात नहीं, दुश्मन की कोई महिला हो तो भी कोई बात नहीं, सच्ची सच्ची बात बता दो, तुम्हारे सारे खून माफ, 7 खून माफ कर दिए जाएंगे, मतलब 7 मर्डर भी करके तुम्हें तुम्हें कोई भी दंड दूंगा, तुम मेरी धर्म की बहन हो, सच्ची बताना तुम हो कौन? उसने कहा मैं कौशितल के सामंत की मां हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कल आपका लेटर गया था, उस लेटर के अंदर कल या जब भी आपका लेटर गया था उस लेटर में था कि यदि कोई भी नहीं आया तो उनकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। मुझे लगा कि मेरे जिंदा रहते मेरे बेटे की जागीर कोई कैसे जब्त कर सकता है। राज सिंह सेकंड रोने लग गया था। उसने कहा जब तक तुम्हारी जैसी माए जिंदा मेवाड़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज के टाइम में कौन इस कहानी पर विश्वास कर ले कि एक महिला इसलिए लड़ने के लिए चलेगी उसके बेटे की जागीर जब्त ना कर ली जाए। राणा राज सिंह ने कहा मांग, जो मांगेगा वो मिलेगा। तू कहे तो मेवाड़ का राज दूं मैं, तुम्हारे जैसी आत्मोत्सर्ग करने वाली महिलाएं है का? उसने कहा ना, कुछ ऐसा दीजिए कि मेवाड़ के जब सारे सामंत बैठे उनमें मेरा बेटा अलग दिखे, पता चले कि मेरा बेटा आया है दरबार के अंदर। मेवाड़ महाराणा ने कहा कि तुम्हारा बेटा जब भी मेवाड़ की पगड़ी बांधेगा उस पर एक कलंगी ऊपर मेरी तरफ से अलग से लगाई जाएगी, वो कलंगी केवल तुम्हारा बेटा लगाएगा और कोई नहीं लगाएगा। हुंकार की कलंगी केवल उन कोशीतल वालों की लगती, वो उस कलंगी को लगा के रखा करते जिससे ये पता चलता कि उस युद्ध में ये गए थे इसलिए इनको कलंगी दी गई। ये उस समय का सामाजिक नियम था। आज अपने को बात बड़ी अजीब सी लगती है। मैं कहता हूं आज जो अपने नियम है वो 100 साल बाद बड़े अजीब से लगेंगे। 100 साल बाद किसी को शायद अपने जो आगे 3 पीढ़ी बाद में आएंगे उन बच्चों को इस बात पर भी विश्वास नहीं होगा कि हमारे जो दादा दादी, हमारे जो परदादा परदादी वे थे, उनकी शादियां उनके माता पिता ने की थी। तो ये विश्वास होना बड़ी चीज हो जाएगी। इवन मैं तो कहता हूं ये भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि सबकी सब शादियों में विपरीत जेंडर होता था, कि महिला और पुरुष करते थे, महिला महिला और पुरुष पुरुष वाली नहीं हो रही थी। आगे होगी होगी तो लोगों को ये भी विश्वास करनी बड़ी चीजें होगी। सामाजिक नियम बदलते हैं। जो जैसा देश समाज होता है उसके सामाजिक नियम उसी प्रकार के होते हैं। आज के हमारे सामाजिक नियम अलग, उस समय के सामाजिक नियम अलग। कोई भी आदमी यदि प्रेजेंट का फीता लेके पास्ट को नापने की कोशिश करे तो गलती करता है। उन लोगों की परिस्थितियां, उन लोगों का ज्ञान, उन लोगों का अनुभव या उन लोगों के नियम अलग प्रकार के थे, हमारे अलग प्रकार के हैं। हम केवल उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए नहीं किया गया। एग्जैक्टली हम कुछ ही नहीं पता कर सकते कि उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा। भाई जब 712 से लेके और लगभग 1700 तक, जब तक 1800 तक, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए थे, राजस्थान में 1000 साल तक लड़ाई लड़ाई और लड़ाई है। उन लड़ाइयों में उनके अलग अलग नियम बने होंगे। उस समय नियमों का मतलब यही माना जाता होगा कि नहीं साहब युद्ध के अंदर ये जो भूमिका निभाएगा वो सर्वश्रेष्ठ है, जो नहीं निभाएगा वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अच्छा आज अपने उस समय क्या पूरा समाज युद्ध में है, इसलिए पूरे समाज के नियम एक जैसे हैं। बाकी फौज के तो आज भी ऐसे ही हैं। आज आप तो, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारे साथ सबसे बुरी दिक्कत यह है कि हमें 1947 के बाद का इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा। ये 47 के बाद भी तो हमारी फौजें लड़ी है, तो वो हिस्ट्री अभी तक ही हम किताबों के अंदर नहीं ला पाए। बाकी आप कभी 1965 वाले वॉर में और 71 अरुण खेत्रपाल की जो लड़ाई है वो पड़ी जाए। 18-19 साल का लड़का, परमवीर चक्र मिला था, लैंड माइन्स बिछी हुई है सामने, उसके बावजूद चढ़ा गए थे उनके ऊपर। तो साफ साफ पता था मरेंगे। उनको ये था कि आप पीछे हट सकते हो। उसने कहा ना 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 ना, साहब ने कहा आगे जाना है, आगे जाएंगे, पीछे किस लिए हटना है। तो अरुण खेत्रपाल को जिस पाकिस्तानी ने मारा था, कई साल बाद में अरुण खेत्रपाल के जो पिताजी है वो पाकिस्तान पहुंचे, तो वो जो कमांडर जो सामने लड़ा था पाकिस्तान का, वो आया था उनसे मिलने। उसने कहा था आपके बेटा जितना बहादुर लड़का नहीं देखा मैंने। उसके पास चांस था, वापस मुड़ सकता था, उसके बावजूद वो आगे बढ़ा था। पता नहीं हमारे कितने उड़ा गया था, और तो लकी काम कर रहा था कि मेरे वाली गोली से वो चला गया। वो नहीं जाता हम सबको उड़ाता। आपका दुश्मन आपके आपकी तारीफ करे, इसका मतलब अंतिम क्षणों में आप कुछ ऐसा कर गए थे जो संभवतः देवता ही करते हैं।
इसलिए हमने ऐसे तमाम शहीदों को देवता माने हैं। बाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, ये जीते के जीते हुए सारे साधारण अपनी तरह पैदा हुए लोग थे। पर अंतिम समय में कुछ ऐसा करके गए थे कि हमें लगा अरे यार! ये साधारण आदमी थोड़ी कर सकता कोई ऐसा। हमने कहा कि ये कौन है? देवता। हम लोक देवता। बाकी ये थोड़ी कोई आसमान से आ गए थे। साधारण लोग पैदा